हेलो एंड वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, ये तमाम तर सियासी सूरत हाल में जो रस्साकशी जारी है और तमाम सियासी जमातें अपने अपने मौक़िफ़ की खातिर पाकिस्तान की आवाम के मफादात को पीछे हटाकर अपनी जानिब एक पावर ब्लूम बनाना चाह रही हैं। वो पावर ब्लूम के चक्कर में कभी नेशनल असम्बली में जो है एक नई स्टेटमेंट आ जाती है, कभी पंजाब असम्बली में और कभी दीगर असम्बलियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तमाम सियासी जमातें अपने अपने स्टेक्स को महफूज करना चाहती हैं फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। लेकिन ये फ्यूचर के चक्कर में तमाम तर ये जो इखलाकी हदें हैं उनको पामाल करती जा रही हैं तमाम सियासी जमातें। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो सारी सूरत हाल बन चुकी है पंजाब असम्बलीज़ और KPK असम्बलीज़ डिज़ोल्व करने के हवाले से, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो एक स्टांस है, लेकिन साथ साथ PDM की अभी तक कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हुई। कभी वो कहती है कि हम जो है असम्बली तहलील करवा दें अगर ये तो हम फौरी तौर पर इलेक्शंस में चले जाएंगे, और कभी अदम एतमाद ले आते हैं और कोशिश करते हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना हों। ऑल्दो ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली ने एक नई स्टेटमेंट दी है और बड़ी इसके ऊपर एक बहस भी शुरू हो चुकी है कि क्या वाकई वो इस तरह कर सकते हैं आईनी हदूद में रहकर कि PTI के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट थी राजा परवेज अशरफ साहब की, जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं। उन्होंने कहा कि PTI के अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता। इस हवाले से फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। कई PTI अरकान इनसे इस्तीफे मंजूर ना करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। इस सूरत हाल में ज़ाती हैसियत में पेश होकर हाथ से लिखे इस्तीफे के बाद स्पीकर का मुतमिन होना ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में इस्तीफे एक जानिब, यहाँ पर वो बात करते हैं असम्बलियाँ तहलील करने की पंजाब में और KPK में, जबकि कौमी असम्बली में भी अभी तक कन्फ्यूजन है और कुछ भी बेहतर तरीके से नहीं चल रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, अवाम कन्फ्यूज़ है, इन्वेस्टर कन्फ्यूज़ है, पूरी दुनिया कन्फ्यूज़ है। और इकनॉमी की इस वक्त जो सूरत हाल है, आप माशी तौर पर पाकिस्तान को एक तंग गली में भी जाता हुआ देख रहे हैं। हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, माहिर कानून हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अदनान जमील साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अदनान जमील साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊँगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्फ्यूजन कब ख़त्म होगी। एक तरफ आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने की बात करते हैं, तो दूसरी जानिब आप अभी तक कौमी असम्बली में अपने रेजिग्नेशन की पोजीशन वाज़ेह नहीं कर पा रहे। ये कन्फ्यूजन क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 महीने पहले नेशनल असम्बली से अपने इस्तीफे दे दिए थे और बाकायदा आईनी तौर पे दिए थे। कंफ्यूजन हुकूमती पार्टी पैदा करना चाह रही है, वो गोमगो की कश्मकश में है। ना वो माशी हालात बेहतर कर रहे हैं, ना वो इखलाकी आदात अपने बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए गए थे वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक दिए गए थे। सर, ये खबरें आ रही हैं ना, स्पीकर साहब भी ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इनसे इस्तीफे मंजूर ना करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। यानी कुछ आपके लोग भी जो हैं वो चाहते हैं कि कौमी असम्बली में फौरी तौर पर उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं। बड़ी हैरत की बात है कि 7 महीने से कोई हमारा अरकान नेशनल असम्बली कभी पार्लियामेंट में गया नहीं, तो वो फिर ये किस तरह कह सकते हैं सर, कि मराद तो ले रहे हैं ना, मराद तो ले रहे हैं। सर, आप हमारे इस्तीफे मंजूर करके खत्म करें मराद। तो देखें, जब तक वो ऑफिशियली वो आप वहां से इस्तीफे मंजूर नहीं करते, ऑफिशियली तो वो उनका मेंबर नेशनल असेंबली रखेंगे। लेकिन क्योंकि हमने इस्तीफे दे दिए, इसलिए हमारा राइट नहीं है कि हम नेशनल असेंबली जाए। अब उनको ये चाहिए कि उसके कानूनी कार्रवाई पूरे करके आप होल्ड करके रखें, आप साल साल होल्ड करके रखें। ये तो अब नेशनल असेंबली की स्पीकर के ऊपर आईनी कानून पैदा किए। सर, पिछले दिनों में ये भी बात आई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने कि ये इन पर्सन पेश होंगे कौमी असम्बली में और बाय हैंड इस्तीफे जो हैं ये स्पीकर कौमी असम्बली को देंगे। तो अभी तक ऐसी कोई अपडेट तो नहीं हुई, इसमें क्यों ताखीर की जा रही है? उसमें ये जो चेयरमैन इमरान खान साहब है, उनके जो फैसला होगा वो हम उसको फॉलो करने के पाबंद हैं। वो अगर कहेंगे कि नेशनल असेंबली में जाके तमाम मेंबरान जो है वो इस्तीफे पेश कर दे, तो वो नेशनल असेंबली में जाके इस्तीफे पेश कर दिए जाएंगे। और आइन और कानून की अगर कोई सुबकी रह गई है, जब वो समझते हैं कि जी कमी पेशी है, तो वो उसको भी शौक पूरा कर ले, वो भी हम अवेलेबल हैं शौक उनका पूरा करने के लिए। लेकिन कानूनी तौर पर हम इस्तीफे दे चुके हैं और नेशनल असेंबली में हमारा अब जाना राइट नहीं बनता। तो ये पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल में आप डेट पर डेट देते जा रहे हैं, इसमें भी कुछ चाहते हैं कि ये तरीके एतमाद तो आ गई रात की आपके पास, यही चाहते थे खान साहब? नहीं, इमरान खान साहब ने कभी एक डेट नहीं दी। आज जो इस दफा उन्होंने
लिबर्टी चौक पे जो जलसा किया गया उसमें 23 तारीख दी है और इंशाल्लाह ताला 23 तारीख को हम पंजाब और केपीके की हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे। सर तहरीक अदम एतमाद आ गई है, आप कैसे डिसॉल्व करेंगे? देखिए, तहरीक अदम एतमाद के एतमाद का बारे में वोट अगर तो आप लेना है ना आपने। कानूनी तौर पे देखें तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो इस तरह पेश नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए। कानूनी तकाजे नहीं है। गवर्नर ने ये कानूनी की खिलाफ वर्जी इसलिए की है कि वो ये चाहते हैं कि एम्बिग्युइटी पैदा करे और जो मीडिया है उसको एंगेज करके रखें। सर हालांकि अदम वो एतमाद कानूनी तो हैसियत नहीं गवर्नर है। की जानिब से नहीं पेश की गई, लेकिन आपने बेहतर सवाल किया है कि कानूनी तौर पर इसको जांचना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है बैरिस्टर अली ताहिर साहब, एक्सपर्ट हैं लीगल। सर आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपने अदनान जमील साहब की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि ये लीगल तरीके से वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं की गई असेंबली में, या इसमें जो अपने इख्तियारात का अब्यूज़ ऑफ पावर कर रहे हैं गवर्नर साहब, वो भी उनका राइट नहीं बनता। क्या कहते हैं, आपका मौकफ क्या है इसके ऊपर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं पहली दफा आपके शो पे आया हूँ, तो बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने इनवाइट किया। देखिए, उससे पहले मैं आपके सवाल पे आने से पहले एक छोटा सा कमेंट लाजमी करना चाहता हूँ। वो इस्तीफों के ऊपर आर्टिकल 64 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा क्लियर है। कोई भी मेंबर रिजाइन तब करता है अपनी सीट व्हेन ही राइट्स इट अंडर हिज हैंड टू द स्पीकर। ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सामने खुला हुआ है। और फिर असेंबली के अपने रूल्स हैं कि इंडिविजुअल उस मेंबर ने जाके स्पीकर को जो है वो बताना है कि जी किसी से मुझसे जबरदस्ती नहीं करवाया, या किसी ने जो है वो प्रेशर डाल के मुझ पे नहीं कराया, मैं ऑन माय ओन अकाउंट एंड ऑन माय ओन फिल ये इस्तीफा दे रहा हूँ। तो ये तो तरीका कार है, और मैं समझता हूँ तरीके इंसाफ को नेशनल असेंबली का स्पीकर बिल्कुल विंडिकेट होता है अपनी पोजीशन में इधर, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को अपने मेंबर्स पे इतना भरोसा होना चाहिए, और उनके मेंबर्स को भी ये लॉयल्टी दिखानी चाहिए कि अगर बाकी वो पार्टी के लिए इसी तरह लॉयल है जैसे वो क्लेम करते हैं, तो इंडिविजुअली जाकर और वो इस्तीफा दे दें। लेकिन कलेक्टिव इस्तीफा जो है वो तो कानून के खिलाफ है। तो वो तो मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की वहां पे क्या स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल अटरली एक यानी अली ताहिर साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि इस वक्त जो स्टैंड स्पीकर कौमी असेंबली ने लिया है वो बिल्कुल ठीक है, वो जायज बात है इनकी कि इन पर्सन पेश हों, और इस तरह मैं एक साथ तमाम इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकता, ये राइट है? मैं बिल्कुल पीडीएम का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन आईनी और कानूनी तौर सर आपसे पर हम लीगल ओपिनियन लेंगे। बिल्कुल, आप जो कानून है वो बताइएगा। बात को आइन और कानून की स्पिरिट के मुताबिक एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ बिल्कुल ठीक समझता हूँ। कानून के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल इस्तीफे की गुंजाइश है, कोई कलेक्टिव इस्तीफे की गुंजाइश नहीं है। और जिस तरह इस्तीफा बिल्कुल ठीक, कलेक्टिव इस्तीफे की गुंजाइश नहीं है। अली ताहिर साहब, मुझे इसी पॉइंट के साथ अदनान जमील साहब के पास वापस जा लेने दीजिए। अदनान साहब क्या कमेंट करेंगे? वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ, जो कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनको बकायदा ऑन द फ्लोर सबने इस्तीफे पेश कर दिए और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन के लिए सील कर दिया। लेकिन जब इन्होंने अपना स्पीकर लेकर आए तो वहां पे उन्होंने वो डी सील किया, जो कि कानूनी तौर पर ठीक नहीं था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जब कौमी असम्बली उस वक्त असद कैसर थे, उन्होंने जब इस्तीफे कबूल करने के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजे, तो इनको क्या जरूरत थी कि बीच में इनको रोक के और प्रोसीजर डिले करके और उसके बाद 11 हल्कों में सिर्फ इलेक्शन करवाना हो और 11 एक्सेप्ट करने हो। गालिबन उस वक्त असद कैसर के ऊपर भी वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर चुकी थी, तो यही क्वेश्चन है कि वो उस वक्त इस्तीफे मंजूर करने की पोजीशन में नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है। कानूनी तौर पर वो पोजीशन में थे। अगर मोशन मूव की थी तो उस वक्त वो लीगली नहीं थी। अच्छा, ये लीगली और दूसरी मोशन मूव करने में सर वैसे कोई फर्क तो नहीं है? देखिए, उससे पहले इस्तीफे पेश कर दिए गए थे और उस पे वो सील लगा के उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ उन्होंने अपने दफ्तर से पार्सल किए थे। लेकिन इन्होंने बीच में जैसी असेंबली का सेशन उन्होंने अपने नेशनल असेंबली में लेकर स्पीकर और उन्होंने वहां पे रोक दिया उसको। वो कलेक्टिव जो इस्तीफे भिजवाए गए थे, आप बात ठीक कर रहे हैं कि कलेक्टिव इस्तीफे भिजवाए गए थे 1 on 1 करके कि एक बंडल में स्पीकर साहब के पास पहुंचा दिए गए थे, तो ये आप फरमा रहे हैं? 11 के ऊपर इस्तीफे इन्होंने कबूल कर लिए, बाकी अली ताहिर साहब आप क्या कहते हैं कि इस तरह एक मतलब इस्तीफे तो अकेले के लिए थे, लेकिन एक बंडल में एक पैकेट में भिजवाए गए स्पीकर साहब के पास, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में? देखिए, दो बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है और एक असेंबली के रूल्स की है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये है कि वो इस्तीफा जो है खुद तारीख से लेकर, और बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन यूजेस द वर्ड्स अंडर हिज ओन हैंड, तो ऊपर लिखी तारीख से लेके नीचे हुआ तक सिग्नेचर तक सारा का सारा खुद
उस मेंबर ने खुद उसको तहरीर करना है कि ये इस्तीफा मैं दे रहा हूँ, और फिर असेंबली रूल्स के मुताबिक उसने जाकर इस बात को एज अ गवाही स्पीकर के सामने रिपीट भी करना है कि ऑन माय ऑन अकाउंट एंड फ्री विल मैंने ये ये इस्तीफा दिया। पार्लियामेंट के रूल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन है? सॉरी, ये पार्लियामेंट के रूल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऐसा? हैं, ये पार्लियामेंट के रूल्स हैं, और अगर अगर ये दोनों, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और एक ये रूल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर ये दोनों पूरी होंगी फिर ही आर्टिकल 64 के तहत तो अली ताहिर साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर अदनान जमील साहब का, कि अगर ऐसा था तो फिर वो 11 इस्तीफे क्यों कबूल किए गए? मैं तो बड़ा कैटेगोरिकली समझता हूं कि उन इस्तीफों को भी इस तरह कबूल नहीं किया जा सकता था जो जस्टिफिकेशन नेशनल असेंबली के स्पीकर देते हैं। मैं उस जस्टिफिकेशन को मानने को तैयार नहीं हूं कि इन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली किया था। ये एक सिलेक्टिव जस्टिस थी और बिल्कुल एक आर्बिट्रेरी मूव थी। ये नेशनल असेंबली के स्पीकर की ये जिम्मेदारी है, दयानतदारी है, क्योंकि देखिए जब वो स्पीकर बन सर जाता अगर है तो ऑनेस्टली चैलेंज हो जाए स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली की, तो उसकी इम्पीचमेंट, उसका कोई तरीकाकार क्या होना चाहिए था ऐसा? जी बिल्कुल इम्पीचमेंट हो सकती है, लेकिन देखिए ना हमजा साहब, मसला ये है कि अगर कोई कांग्रेस का कोई स्पीकर होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अमेरिका में, और वो एक पार्टी की साइड लेता है, तो जिस पार्टी की साइड ले रहा होता है वो खुद ही कहती है आप न्यूट्रल नहीं रहे, आप यहाँ से बराए मेहरबानी हम किसी न्यूट्रल स्पीकर को ले आप आते तो हैं। बड़ी एथिकली बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में जरा सिचुएशन और है ना। मैं वही कह रहा हूँ, हमने हाउस ऑफ कॉमन्स में देखा है, तो स्पीकर का तो ओथ है कि मैंने न्यूट्रल रहना है। बिल्कुल ठीक। स्पीकर अदनान तो जमील साहब आपकी बात तो ये दुरुस्त साबित हो गई कि स्पीकर उस कौमी असम्बली के जो राजा परवेज अशरफ साहब है, उन्होंने जो एक्ट किया 11 इस्तीफे कबूल करके, वो उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं था जिस तरीके से किया गया, और बड़े बायस्ड होकर उन्होंने ऐसा किया। तो आप सर इम्पीचमेंट में क्यों नहीं गए? आपने यकीनी तौर पर आपने असेंबली का फ्लोर ही छोड़ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कानूनी ऑप्शन तो मौजूद था आपके पास। मैं एक बात कह दूं कि जब हमने इस्तीफे पेश कर दिए तो फिर उसके बाद हम उसको लीगल मतलब अदालत में लेके जाएंगे जी हमारे इस्तीफे कबूल करें। जब हमने एक ऑन द फ्लोर आप इस बात को लेकर जाते हैं कि 11 कबूल हुए हैं तो बाकी तमाम भी कबूल उसी शर्त के ऊपर होनी चाहिए। जी मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रहे हैं, वो भी देख लेता हूँ मैं उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन पिक एंड चूज करके कि यहाँ पे इलेक्शन करा लें, यहाँ पे इलेक्शन करा लें, ये पोजीशन कर लें, अपनी मजबूत कर लें, पीडीएम जो है वो मजबूत हो जाए नेशनल, ये तो आप पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप तो पाकिस्तान की माशियत को अपने स्टेक पे लगा दिया, आपने पाकिस्तान की इज्जत को अपने स्टेक पे लगा दिया। डेफिनेटली सर वो मामला तो है यकीनी तौर पर, और आपकी बातें भी जायज हैं, क्योंकि मेरे साथ जो लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं वो ऑन कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली के जो रूल्स हैं वो यही बातें कर रहे हैं जो आपका मौकफ है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो थोड़ा सा ये देखे ना, पीटीआई बलोचिस्तान के अरकान असेंबली 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं और वहां पर भी आपकी वो रिट नहीं रही। मैं ये पॉइंट करना चाह रहा हूं आपसे रेज कि इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने ये जो स्टेप्स लिए हैं इसकी वजह से तहरीक इंसाफ के कुछ अराकीन यकीनी तौर पर कुछ कंफ्यूजन का शिकार है। खान साहब तो नहीं होंगे, लेकिन अराकीन कंफ्यूजन का शिकार तो नजर आते हैं ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी अरकान नेशनल या सूबाई असेंबली के जो मेंबरान है वो किसी कंफ्यूजन का शिकार है। वो एक सर आज की खबर है कि बलोचिस्तान असेंबली में इस्तीफों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 धड़े बन चुके हैं और इख्तलाफात सामने है ना। आप खुद ही कह रहे हैं ये खबर है। ऑथेंटिसिटी तो जब पता चलेगी जब इस्तीफे हमने और या तहलील करनी है या कोई जाके लीगली फ्लोर पे जाके कहेगी मैंने इस्तीफा नहीं देना। जब धुआं उड़ता है तो कहीं ना कहीं कुछ पक तो रहा होता है ना सर। धुएं तो इस तरह भी उठते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इस वक्त इक्तदार की जंग लड़ रही है। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को किसी तरह फेल करा दें, और नवाज शरीफ साहब, वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की पॉलिसी जो है मरियम नवाज की वो फेल करा दो। धुएं तो ये भी उठते हैं। कहीं ना कहीं इन बातों में भी सदाकत है, कहीं ना कहीं इन बातों में भी सदाकत हो सकती है। साहब इकोनॉमिकली, इसहाक डार साहब जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को तबाही के दाने पे ले आए, इसका मतलब ये नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी भी हो सकती है कि इनको किसी तरह मैं फेल करा दूं ताकि मेरी पॉलिसी वो हो जाए। और ये चीज भी हो सकती है, इसको भी हम पॉजिटिवली देख सकते हैं कि यार ये चीज भी तो है कि पीडीएम के पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग को किसी तरह फेल कराए ताकि उनकी अदनान साहब ठीक है, ये चौधरी साहब आपके साथ क्या कर रहे हैं? परवेज लाई साहब आपके साथ क्यों उस तरीके से खड़े नहीं होते? कभी बयानात दे देते हैं, कभी आपके बयानात के ऊपर बयानात दे देते हैं, ये क्यों कंफ्यूजन है? इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं जो हमारे चेयरमैन ने भी एक बड़े वाजिया तौर पर हमें कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इसके ऊपर उनकी काफ लीग की पॉलिसी डिफरेंट है और पीटीआई की डिफरेंट है।
लेकिन एक पॉइंट पे दोनों इस वक्त एक पॉइंट पे इकट्ठे हुए हैं कि तहलील करनी है असेंबली, और वो 23 तारीख को तहलील हो जाएगी इंशाल्लाह। 23 दिसंबर को वाकई में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है। ये जो चौधरी शुजात साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी हुआ है, आसिफ अली जरदारी साहब का, इन्होंने पहले भी आपको बड़ा डैमेज किया था। नहीं, उन्होंने डैमेज नहीं किया था। उन्होंने जो किया था पाकिस्तान के साथ डैमेज किया। उन्होंने आसिफ अली जरदारी जो कहते हैं सब पे बारी, वो उन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त इस दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि जहां पे ना कोई इंटरनेशनल कंपनीज आ रही हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ना पाकिस्तानी जो ओवरसीज है वो इन्वेस्ट करने के लिए प्रोग्राम में है, ना वो अपनी रेमिटेंस भेज रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने ऐसे दोराहे पे खड़ा कर दिया कि उन्होंने जितना पाकिस्तान से पैसा था वो लूट के ले गए, और अभी पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आपको पता कि सिचुएशन में इस वक्त है, और इंटरनेशनली भी और नेशनली भी एक ऐसे दहाने पे खड़ा हो गया जहां पे माशी बदहाली कभी किसी वक्त भी इकोनॉमिकल क्राइसिस इशू और पॉलिसी अप्लाई की जा सकती है। अच्छा अली ताहिर साहब, मैं इस बात के ऊपर, क्योंकि कंफ्यूजन है और ये अदनान जमील साहब ने भी जो बात की है उनकी भी बात अपनी जगह पर बजा होगी, लेकिन एक चीज़ तो है ना कि अब पंजाब में तहरीक अदम एतमाद आ चुकी। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेने की जानिब से कहा गया है गवर्नर की जानिब से कि एतमाद का वोट लें। अगर परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट ले लेते हैं तो फिर वो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन खत्म हो जाती है क्या? ये कानूनी सवाल है। और दूसरा कि अगर वो एतमाद का वोट लेते ही असम्बलियां तहलील कर देते हैं तो वो हुक्म सादर हो सकता है। अच्छा जी, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है इसके अंदर कि गवर्नर की जो इंफॉर्मेशन है, जो उसने वो एतमाद के वोट का कहना है, वो तो इस सूरत हाल में एप्लीकेबल नहीं है, चूंकि वो तो कहता है कि द गवर्नर हैज टू फॉर्म हिज ओन ओपिनियन, दैट ओपिनियन हैज टू बी रीजनेबल। तो गवर्नर अगर इस बात के ऊपर जो है वो ओपिनियन बनाना शुरू कर देगा, मैंने वो समरी पढ़ी जो मूव हुई थी गवर्नर हाउस लाहौर से, अगर इस पॉइंट के ऊपर गवर्नर ओपिनियन बनाना शुरू कर देगा। साहब मैं यहीं से आपसे, क्योंकि ये एक लॉन्ग डिबेट है, मैं इसके ऊपर आपसे वन ऑन वन बात करता हूं, लेकिन मुझे अदनान जमील साहब के पास क्योंकि वक्त मुख्तसर है। अदनान साहब, आपकी ये बात तो बजा है कि जनाब ये फौरी तौर पर जो एतमाद में लेने की बातें, एतमाद का वोट लेने की बातें और वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस, लेकिन क्या आपका प्लान, आपकी हिकमत अमली क्या है कि परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट लेंगे या तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाते ही फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील कर देंगे? क्योंकि 23 दिसंबर की डेट पर तो नहीं हो सकता, 15 दिन तो लगेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर करवाना है, तो ये फौरी तौर पर तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपका क्या प्लान बी क्या है? अभी हमारी मुशावरत चल रही है। मेरा ख्याल है कि इसमें अंदर हमारा जो प्लान है वो वाज़ेह तौर पे कि 23 तारीख को असेंबली हमने रिजॉल्व करनी है। जो वो गवर्नर साहब का जो आया है वो वैसे लीगली भी नहीं है, और आपको पता है कि वो इस वक्त स्पीकर साहब ने कह भी दिया कि वो किसी गैजेट का हिस्सा भी नहीं बनेगा, क्योंकि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली पंजाब असेंबली का इजलास जारी है और नया उसमें एजेंडा नहीं आ सकता जब तक कि वो इजलास खत्म ना हो। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी वो इन हाउस सेशन वाली बातें, हाँ, वो तीन दिन और उसके बाद 7 दिन तक वो उसको कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है 23 तारीख को वो डिसॉल्व कर देंगे, उसके बाद कोई मायने नहीं रहेंगे, उससे की हैसियत नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। अदनान जमील साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी बैरिस्टर अली ताहिर साहब, अब आपने तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ सुन लिया है, लेकिन आप तमाम सिनेरियो को एक लीगल एक्सपर्ट की हैसियत से भी देखते हैं, तो लीगली तौर पर ये जो तमाम ये सिचुएशंस क्रिएट की जा रही हैं नेशनल असेंबली में, पंजाब असेंबली में, ये तमाम, ये कभी वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस का आ जाना, कभी बातें होना कि ये इन हाउस सेशन हो तो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं हो सकता, क्या कमेंट करेंगे कि ये किस तरफ जा रहा है? ये तमाम जो इस वक्त एक्ट किए जा रहे हैं ये लीगल हैं या इनको कहीं चैलेंज भी किया जा सकता है? अच्छा देखिए, इसको बड़ा सिंपल लेके चलते हैं, और चूंकि आई अंडरस्टैंड दैट योर ऑडियंस जो है वो लीगल एक्सपर्ट्स नहीं है, वो स्टूडेंट्स ऑफ लॉ नहीं है, वो ले पर्संस हैं। तो मैं कोशिश बात को जरा आपके सवाल के जवाब देने में जरा बात को सिंपल रखूं, और वो बात शुरू हो सकती है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो बेसिकली डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसको प्रिवेल करवाती है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि गवर्नर ने तो वहां एतमाद के वोट का कहना है हमजा साहब, जहां पर उसके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि ये चीफ मिनिस्टर जो है ये इस वक्त मेजॉरिटी कमांड नहीं कर रहा हाउस की, लेकिन दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी ऑन द बेसिस of some reasonable deduction by the governor himself. He has to pass a reasoned order. और हमने देखा है कि इससे पहले जो है पाकिस्तान की तारीख में
जहाँ पे ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर्स प्रेसिडेंट्स और गवर्नर्स को दी गई हैं, वहां पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऐसी पावर्स को रिव्यू भी किया है। तो दूसरी बात इसके अंदर समझने वाली ये है कि असल में कोई चीफ मिनिस्टर होगा या नहीं होगा, ये फैसला गवर्नर का नहीं है। ये फैसला हाँ अपॉइंट गवर्नर करता है, रिमूव भी गवर्नर करता है, असेंबली डिसॉल्व भी गवर्नर करता है, लेकिन ये फैसला जो है असेंबली का होता है और वो असेंबली ये डिसाइड करती है कि कौन हमारा चीफ मिनिस्टर होगा और कौन हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा। तो लिहाजा इस जगह की वेल जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए वो रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो इस वक्त जो है वो अपोजिशन की तरफ से जमा कराया गया है, और वो बिल्कुल जिस तरह आर्टिकल 95 है उसी तरह आर्टिकल 136 है जो है वो पेरीमेट्री है। और उसके अंदर सिंपल सी बात है कि टाइम लिमिट है जिसके अंदर अंदर जो ऑपोजिशन है उसने वोट डालना है और अपने नंबर पूरे करके बाया मेजॉरिटी इस चीफ मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंकना है। इसके अंदर अहम बात जो है हमजा साहब वो ये है कि जब ये रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा हो जाएगा तो चीफ मिनिस्टर की एक ताकत जो है वो एक हफ्ते के लिए खत्म हो जाती है, और वो एक ताकत है गवर्नर को ये एडवाइस करना कि असेंबली को डिसॉल्व कर दो। वरना अदरवाइज जो है अगर गवर्नर उसको वोट लेने का कहता है तो चीफ मिनिस्टर की ये ताकत खत्म नहीं होती। तीसरी चीज इसके अंदर जो है वो ये है, जो हुकूमत जो मेरा रही है वो बड़ी एक जबरदस्त लीगल स्ट्रेटेजी चला रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि यहाँ से उन्होंने गवर्नर वाला काम भी कर दिया है, वहां से उन्होंने रेजोल्यूशन नो कॉन्फिडेंस वाला काम भी कर दिया है। चूंकि असल में समझने की ये है कि अगर रेजोल्यूशन नो कॉन्फिडेंस आता है तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, यानी एक बंदा चाहिए हुकूमती एहतियात से ऑपोजिशन 186 अरकान पूरे करने हैं ना। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर गवर्नर वोट लेने का कहता है तो फिर नंबर्स पूरा करना जो है वो परवेज इलाही की जिम्मेदारी है, और अगर वो नंबर्स पूरा नहीं करते। लेकिन अली तार साहब ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि एट द सेम टाइम ये दोनों चीजें पैरेलल चल सकती हैं। बिल्कुल पैरेलल नहीं चल सकती, बिल्कुल पैरेलल नहीं चल सकती। मैं समझता हूँ क्लियर कट जो कमांड्स जो अहकामात कॉन्स्टिट्यूशन सादिर करता है उनके मुताबिक जो रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसका एक सुपरा लीगल कैरेक्टर है। अवर द आप उन चीजों को सुपरसीड नहीं कर सकते, ऐसा ही है बिल्कुल सर। देखिए वो तो दो अलग अलग कैपेसिटीज में हुआ है, एक गवर्नर ने किया, यानी एक ऑपोजिशन ने दोनों किया। एक्ट पैरेलल नहीं चलेंगे, एक इलीगल होगा, ऐसा ही है। इसके ऊपर हम ये चैलेंज किया जा सकता है, तहरीक इंसाफ की जानिब से इंपीचमेंट हो सकती है। राजा साहब नहीं नहीं नहीं, मैं फिर शायद बात समझा नहीं सका, मैं इसको दोबारा करता हूं। देखिए गवर्नर ने अपनी लीगल कैपेसिटी में जो है वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया, और ऑपोजिशन मेंबर्स ने अपनी लीगल कैपेसिटी में अपनी लीगल पावर्स को एक्सरसाइज किया। लेकिन इसके अंदर जो प्रिवेल करेगी हमने ये देखना है कि दोनों में से प्रिवेल कौन सी करेगी, जो करेगी जो रेजोल्यूशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। बिकॉज आर्टिकल 136 बड़ा क्लियर है, मैंने अभी अपने सामने खोल भी लिया है, मैं आपके सामने उसको पढ़ के भी सुना देता हूं कि वो 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद जो है उसका वोट नहीं हो सकता। वो जो 4 दिन बीच में आते हैं उसी में उसका वोट होना है, तो उसके ऑल अदर एजेंडा हैव टू बी एक्सक्लूडेड। अब बेशक वो गवर्नर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहे या ना कहे, वो एजेंडे में हो या ना हो, डेफिनेटली सर, गॉट योर पॉइंट सर। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपने बड़ा ब्रीफली बता दिया है कि अगर वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन आती है और पैरेलल साथ गवर्नर भी अगर एतमाद का वोट लेने का कहता है, तो दोनों में से जो बाईपास करेगी या जो एक ज्यादा ताकतवर होगी वो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी, और वही पैरेलल चलेगी। ये बैक वक्त तो नहीं चल सकती, इनमें से एक को ही आगे आना है। गवर्नर ने अपनी कैपेसिटी में किया है और बाकी अरकान ने अपनी कैपेसिटी में किया है, जो भी सारी सूरत हाल है। लेकिन क्लियर कट इसमें एक ही चीज जो है वो चलने वाली है और ज्यादा मजबूत वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन होगी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। दोबारा हम इस चीज़ों के ऊपर बातें करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशनली भी उस तरीके से मैच्योर करना और आवाम को बताना। नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान में मज़ीद कुछ अपडेट्स होती हैं और होती रहती हैं जिसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे।
सबसे पहले तो इन तमाम रस्साकशी जो सियासत के महाज पर चल रही है उसका जो नुकसान पाकिस्तान की मईशत के ऊपर हो रहा है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर मौशियात हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और मलिक अफजाल अली साहब भी मौजूद हैं, माहिर कानून हैं। उनसे बिलखुसूस इस हवाले से पूछा जाएगा कि जो तोशाखाना से तहाइफ वसूली का केस है, कैबिनेट डिवीज़न और वजारत पार्लिमानी अमूर से इस चीज़ का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, ये कितना प्रोलॉन्ग होगा, इसको क्यों किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है खान साहब को कोताहियात नाअहली भी फेस करनी पड़ सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा कि आप क्या समझते हैं कि इस तमाम रस्साकशी में ये जो सियासत के महाज पर जारी है, ये डाउनफॉल जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान ने कर्ज़ों की किस्तें भी वापस करनी है, पाकिस्तान के तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत से मसाइल भी बनते जा रहे हैं। और आज गवर्नर स्टेट बैंक साहब ने एक एतराफ़ भी किया है कि जब तक पैसा बाहर से नहीं आएगा हम पैसे रिलीज़ नहीं कर सकते। 8.3 अरब डॉलर्स के मुख्तलिफ ममालिक के कमर्शियल कर्जों को रोल ओवर करने के हवाले से बातचीत की जा रही है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है, आपके पास मजीद अपडेट्स होंगी। क्या समझते हैं कि इन हालात में क्या तरीकाकार हो सकता है? हुकूमत को रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करना पड़ेगा? हम ये कर्जों की कीमतें किस्तें अदा कर भी पाएंगे या नहीं? देखें, जहाँ तक शुक्रिया मुझे साथ लेने का, जहाँ तक तो तल्लक है हमारे ऑफिशियल कर्जे हैं वो तो रोल ओवर हो जाएंगे, आईएमएफ भी कर देगा, सऊदी अरब भी हमारी मदद कर देगा, चीन भी कर देगा। मगर जहाँ तक ये प्राइवेट कर्जे हैं, इनमें आपको पता है कि मोदी ने 80% आपका रिस्क कर दिया है। और आज जिसमें आप ही कह रहे हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर ने भी माना है कि बाहर से पैसे ना आए तो हम नहीं दे सकेंगे, बातचीत जारी है। तो वहाँ इश्यूज आ सकते हैं। मेरा अभी ख्याल है कि ये शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उसको रोल ओवर कर लेंगे। बाकी जो इकोनॉमी का हाल है वो वाकई बहुत संगीन मुश्किलातें हैं। कोई 2022 में $30 बिलियन मुल्क से बाहर गया है। सवाल तो ये है कि ये स्टेट बैंक से पूछा जा सकता है कि क्यों गया है, जबकि ये प्रॉब्लम थे। पैसे की तरसील को, पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोका जाएगा तो ये तो मामला बढ़ते रहेंगे। जी, देखें, बात वही है कि आपके जो ब्लैक मनी है, करप्ट मनी है, वो डॉलर में जाता है, फिर आप उनको बाहर जाने की इजाजत भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट की रिट होती है। स्टेट कहीं ना कहीं तो कुछ पैरामीटर सेट करता है। हमारी ये गवर्नमेंट पैरामीटर सेट करने में नाकाम रही है इन द कॉन्टेक्स्ट। बट पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कहाँ से आ सकते हैं, तो पाकिस्तानी जो हमें पैसे भेजते थे इस दफा उन्होंने कम भेजे हैं, तो उनकी कोई मिन्नत समाजत, उनकी कोई मदद, उनको कोई 4-5 रुपए मार्केट रेट से ऊपर दे दें तो शायद ऑफिशियल रेट पे ये कुछ पैसे आ जाएं। इसके साथ आपको इंटरनेशनल जो है महंगा मगर इंटरनेशनल मनी मार्केट से पैसे मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है। उसके लिए तो पैसे की मोनोपोलाइजेशन करनी पड़ेगी ना। अगर 3-4 रुपए हम रेट उनको बढ़ के देते हैं तो ये पैसे मार्केट में मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी इन चीजों की, और बहुत से फिर मसाइल का सामना हो सकता है। देखें, बात यह है कि जब आप मुश्किल में होते हैं और रिजर्व्स बहुत कम रह गए होते हैं तो कुछ ना कुछ तो तरीका करना पड़ेगा ना आपको, कि ब्लैक मनी को रोकना पड़ेगा, वो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है उसको रोकना पड़ेगा, वो जो मुल्क में पैसे आने हैं या आ रहे हैं उनको कोई मराहतें देनी पड़ेंगी कहीं से। तो आपको इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको किसी जगह नुकसान उठाना पड़ता है, किसी जगह फायदा लेना पड़ता है। तो आपको ये ट्रेड ऑफ है, हम इसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये करना पड़ेगा। मगर जब आप खुली छुट्टी दे देंगे उनको जो मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं तो फिर तो मुश्किलात रहेंगी। अगर हम ये 3-4 रुपए बढ़ा के फॉरेन रेमिटेंस वालों को एग्री कर लेते हैं कि जनाब हमें फॉरेन रेमिटेंस चाहिए, आप दें, हम आपको मार्जिन देते हैं इस चीज का, तो उससे हमारा पैसा भी डिवैल्यू होगा? नहीं, पैसा डिवैल्यू नहीं होता। डिवैल्यू तो जो आपका डॉलर के साथ लिंक है वहां हो रहा है ना जी। वो तो हो ही रहा है कि कभी ऊपर गया कभी नीचे गया, वो डेप्रिसिएट हो रहा है। डिवैल्यू तो जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं करती वो नहीं होता। बात ये है
कि आप ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इन्वेस्टमेंट आप कहीं से लेते हैं तो उनको कोई इंटरेस्ट रेट देते हैं, उनको कोई प्रॉफिट मार्जिन देते हैं, तो आपको कोई इस किस्म के ये अभी भी जो प्राइवेट आपने अदा करने हैं ये बॉन्ड्स हैं ना जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने Exactly. शाया किए थे स्कूक बॉन्ड्स। और अब वापस करने हैं, तो ये वक्त आ गया कि कई नए बॉन्ड्स जो स्पेसिफिक पाकिस्तानियों के लिए हों। पिछली गवर्नमेंट ने, पीटीआई ने एक अकाउंट खोला था जिसके बाद $30 बिलियन पाकिस्तान में आया, इससे ज्यादा आया। अभी भी पाकिस्तानी भेज रहे हैं मगर वो हुंडी हवाला से भेज रहे हैं, ऑफिशियल चैनल वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे इस गवर्नमेंट को, इस स्टेट बैंक को। यानी तो असल बहुत मसला तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है ना डॉक्टर साहब। जी आई एग्री विद यू कि असल मसला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सिर्फ नहीं है, आपको इकोनॉमिक प्रोग्राम भी देना पड़ेगा, आपको एक सिमत देनी पड़ेगी जहां से आपने डॉलर कमाने हैं और जहां जो आपने सूरत हाल डॉलर है उस वक्त हम इस तरह का बड़ा फैसला तो नहीं कर पाएंगे ना, सियासतदान तो अपनी रस्साकशी में उलझे हुए हैं। और ये इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो आज एतराफ़ किया है गवर्नर स्टेट बैंक ने और जब कहा है कि अगर पैसा बाहर से नहीं है तो हम रिलीज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि ये कुछ इशारे हैं डिफ़ॉल्ट की जानिब, या डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या उसके एज पर पहुँच चुके हैं, या किस तरह लेते हैं आप इस चीज़ को? ये इशारिया तो है जब 6.4 बिलियन आपके रिजर्व रह गए जिनमें से 3 बिलियन सऊदी अरब के हैं, 3 बिलियन चाइना के हैं, तो 0.4 बिलियन ही रह गए ना। तो ये इशारे तो हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के पास इसमें पैसे नहीं है, मगर इसका मतलब नहीं है कि हुकूमत पाकिस्तान या लोग पाकिस्तान के या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अदारों के पास पैसे नहीं है। सवाल तो सिर्फ इतना है कि उसको रिजुविनेट करना। अगर आपकी जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल रशाकशी की, अगर इन्वेस्टर, आज स्टॉक मार्केट भी गिरी है, अगर इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं कर रहा गवर्नमेंट को तो वो क्यों बैठी है? वो अनाउंस करे एक इलेक्शन, अगली ये आए या कोई और आए, वो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी दें, अपनी एक इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिसी दें, तो फिर वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे। वो सारे तो उल्टी बात करते हैं ना, हुकूमत वाले तो उल्टी बात करते हैं, वो कहते हैं कि दावी साग डार साहब भी कहते हैं कि हुकूमत को चलने दें, बेहतरी हो जाएगी। लेकिन ये डे बाय डे जिस तरह आपने बताया कि 0.4 समथिंग अगर हमारे रिजर्व रह चुके हैं डॉलर्स के, तो फिर तो वाकई बड़ी खतरे की बात है। और इम्पोर्टेंट इस सारी सूरत हाल में जी कि जब पिछली 2021 में 7 से 9% थे इंटरेस्ट रेट्स, तो आपके पास सारे इशारे ठीक थे। आज जब 16% पे आप इंटरेस्ट रेट ले गए हैं और सारे इशारे खराब हैं, तो वो यही बताता है कि आपको इंटरेस्ट रेट नीचे लाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट करने के मौके देने पड़ेंगे, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को महंगा नहीं करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि दुनिया के जो अगर 10 बड़े मुल्क देख लें तो उसमें उनके इंटरेस्ट रेट 4 से लेके 6% पे हैं, आपके 16 क्यों हैं? इन 16% या 15% पे आपको कोई फायदा नहीं है हुआ, तो कहीं ना कहीं वो वापस लाए ना सिंगल डिजिट पे, ताकि इन्वेस्टमेंट। वो बातें आपकी बिल्कुल बजा हैं, क्योंकि आपका बड़ी गहरी नजर है और तमाम सूरत हाल में आपकी ओपिनियन बड़ी कारआमद होती है। लेकिन ये हुकूमत पता नहीं इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट्स को उस तरीके से सुनती नहीं है या समझती नहीं है और हमेशा इसके ऑपोजिट ही करती आई है, मैंने तो यही देखा है। लेकिन ये फिलहाल एक खबर है डॉक्टर साहब, मैं उसकी कंफर्मेशन चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने कुछ 1 अरब डॉलर्स पाकिस्तान को कर्जे दिए हैं, इस तरह की अपडेट आई है सामने। देखिए, प्रॉमिस तो किया हुआ है आपको, ये फ्लड रिलीफ पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी वर्ल्ड बैंक ने, क्या वो एक्चुअली ट्रांसफर हुए हैं वो मेरी इल्म में नहीं है, मगर ये प्रॉमिस है एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी। अगर वो हो जाते हैं ट्रांसफर तो हम इस क्राइसिस से निकल पाएंगे? बच जाते हैं, निकलना तो जब तक आप ब्लैक मनी को नहीं रोकेंगे, करप्शन को नहीं रोकेंगे, हम हमारे पास 2 ही लाइफ लाइन्स हैं। एक ये कि हमें वो वर्ल्ड बैंक से की हुई बात जो है हमें पूरी हो जाए, हमारे पास डॉलर्स आ जाए, हमें पैसा मिल जाए, या दूसरा ये कि हमारे कर्जे रोल ओवर हो जाएं। ये 2 ही चीजें हैं, इनके अलावा तो पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना मईशत को टैकल करने के लिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही बात मैं बार बार कह रहा था कि इस गवर्नमेंट के पास कोई वो स्ट्रेटजी सामने नहीं आई। इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर हो या पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो, वो इस वक्त परेशान है कि ये मुल्क देखें, जब डॉलर का रेट ज्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट आया करती है। ये पहली दफा देखा है कि डॉलर का रेट भी ऊपर गया है, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर गए हैं और इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर जा रही है।
ये कहीं ना कहीं फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, कहीं ना बिल्कुल। कहीं ऐसे लोग जो इस मुल्क से पैसा बाहर ले जाना चाहते हैं उनको इजाजत दी जा रही है कोवर्टली, जो मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। डॉक्टर वरना साहब, ये आपने एक आपने ऐसा ढके छुपे अल्फाज में बातें भी कर दी हैं और लोगों को समझ भी आ जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने डॉक्टर कैस असलम माहिर मौशियात की गुफ्तगू सुनी। बड़ी क्लियर कट थी उनकी ये तमाम गुफ्तगू के इस वक्त हुकूमत के पास ये ही दो स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और ये तमाम चीज़ें अगर इसी तरीके से चलती रहेंगी तो हुकूमत जो है वो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट की जानिब जा नहीं रही बल्कि हो चुकी है, क्योंकि 0.4 समथिंग जो है वो रिजर्व आपके पास रह चुके हैं। और अगर हुकूमत ने इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई एक्शन ना लिया, कोई नई पॉलिसी, कोई नई स्ट्रेटजी ना बनाई, और अगर खुदा ना खास्ता हमें ये वर्ल्ड बैंक से की गई जो बात थी 1 अरब जो डॉलर्स की या इससे कुछ इजाफी रकम जो पाकिस्तान को पहुंचनी थी, अगर वो ना पहुंची और पाकिस्तान कर्जे रोल ओवर ना करवा पाया तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खदशे से कोई नहीं बचा सकेगा। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है रसाकशी सियासतदानों की, और उसमें इकनॉमिकली पाकिस्तान का नुकसान दर नुकसान, और हम ऐसी पोजीशन पर जहां पर शायद हमें फिर कोई हमारा बाजू पकड़ के हमें उठाने वाला नहीं होगा, हमारा कोई बरादर मुल्क भी हमारा साथ नहीं देगा। अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तोशा खाना से तहफ़्फ़ुज़ वसूली का जो मामला था, मलिक अफजाल अली साहब, अब बहुत आपने इंतज़ार किया सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, क्या समझते हैं ये तोशा खाना कहाँ तक जाकर रुकेगा? ये इतनी जल्दी इसका फैसला हो पाएगा? इलेक्शन कमीशन क्या वाकई में नाअहल कर पाएगी? इतना उसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या जुरिस्डिक्शन है? ये तमाम चीज़ों के ऊपर खान साहब इस तमाम सिनेरियो से बच पाएंगे? ये टेक्निकल नॉकआउट करने वाली बातें बजा हैं। मैं क्योंकि वक्त मुख्तसर है, मैंने सोचा कि मैं आपसे एक मरतबा सारा सवाल कर लूँ कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो कमेंट्स आए हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी बड़े कहे गए हैं कि इस मुल्क के शहरियों से ऐसी मालूमात खुफिया रखने की क्या दलील है जहां हाकिमियत खुदा की हो। ये वकील जो हैं तोशा खाना जो कैबिनेट डिवीजन के, उन्होंने ये बात की है। तोहफा लेने वाले का असासा बनने के बाद इसे डिक्लेयर करना अवामी और सरकारी ओहदेदार की जिम्मेदारी होती है। क्या मौक़िफ़ है सर आप इन चीज़ों का? क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, आइन और कानून के मुताबिक क्या है? इलेक्शन कमीशन अपनी फुल जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करके इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर सकता है, या फ़कत ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही इस चीज़ की जुरिस्डिक्शन मौजूद होगी? कोई डिस्क्रिशन रखती है इलेक्शन कमीशन इस चीज़ की? सर, मैं आपकी आवाज़ में कुछ जो है डिस्टॉर्शन है। ये तमाम तरह चीज़ें आपने देखी हैं कि और उसके अलावा जो पाकिस्तान में सिर्फ इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस ही नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनली और एथिकली भी डिफ़ॉल्ट करने के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि हर मामले में हमें कानूनी माहरीन के पास जाना पड़ता है, जुडिशल एक्टिविज़म के पास जाना पड़ता है। जुडिशल एक्टिविज़म के ज़रिए हम पैम्पर्ड करते हैं इन चीज़ों को। हमेशा जब पहले भी पंजाब असम्बली का मामला बना, पहले भी पंजाब असम्बली का मामला हाई कोर्ट नहीं जाके क्लियर करवाया, पार्लियामान के पास ऐसी सख्त और ऐसी ताकत क्यों नहीं रही कि वो अपने फैसले खुद कर सके? जब कहा तो ये जाता है कि पार्लियामान सुप्रीम है, पार्लियामान सबकी माँ है, उसकी जो इख्तियारात हैं वो सबसे बढ़ के हैं, लेकिन फिर भी हमेशा लाहौर हाई कोर्ट को ही बीच में आना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को ही बीच में आना पड़ता है, सो मोटो लेना पड़ता है, जजिस की डिस्क्रिप्शन इन क्वेश्चन आ जाती है, कभी वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होती है कौमी असम्बली में तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना पड़ता है। तमाम चीज़ों के ऊपर एक सवाल तो बनता है। सर, आप क्या कहते हैं, इन सवालों का जवाब क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वॉइस न्यूज लाहौर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इस हॉट टॉपिक पे मदऊ किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने नाजरीन को ये फर्स्ट जो तोशा खाना है ये है क्या चीज़ है, इसके बारे में आगाही करूंगा, और उसके बारे में इसका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ क्या है, और इसके ऊपर जो कोर्ट जस्टिस आसम हफीज साहब ने अपनी क्या राय दी है, और इसका फैसला कितने दिन में मुतवक्को हो सकता है, उसके बारे में मैं आप नाजरीन को इस बारे में आगाह करूंगा। तोशा खान जी, आप मुझे सही सुन पा रहे हैं? सर क्लियर आप लीजिए जी। कंटिन्यू कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, तोशा खाना वो जगह है जहां पे सदर पाकिस्तान या सरबराह रियासत को या आला अफसरान को जो कंट्री आउट ऑफ कंट्री में आप दौरे करते हैं उनको वहां से जो तहफ़ मिलते हैं उनको जहां पे महफूज रखा जाता है उसको तोशा खाना कहा जाता है। इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है क्योंकि इसको यादगारी के तौर पे रखा जाता है और काबीना की मंजूरी के बाद इसकी नीलामी की जाती है। आया के देखना यहाँ पे ये है
की काबीना से ये जो हॉट इशू चल रहा है इमरान खान का देखिए तोशाखाना केस। मलिक साहब आपकी बात बजा है, तोशाखाना जितना ये आवाम के सामने इशू जा चुका है ना, आवाम को पता चल गया कि तोशाखाना है क्या। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अब जो इसके लीगल पैरामीटर्स और लीगल जो इसके पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन कीजिए कि ये कब तक मुतवक्का है इसका फैसला आना, और ये जुरिस्डिक्शन बनती भी है इलेक्शन कमीशन की इन चीजों को लेकर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जुरिस्डिक्शन बनती है। जो आजकल जस्टिस आसम हफीज साहब ने 16 जनवरी 2023 को इसका कैटेगोरिकली कोर्ट्स को भी सबॉर्डिनेट को ऑर्डर कर दिया हुआ है, कोर्ट्स ऑफ लॉ को भी कह दिया हुआ है, और इसके जो इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के जो वकील साहब है उसको भी कैटेगोरिकली कह दिया कि अपने इस केस पे तैयार होके आए, मैंने इसका फैसला 16 जनवरी को कर देना है। ये केस इतना लेंथी नहीं होगा, और अगर ये देखा जाएगा कि इसमें वाकई ही सारे पैरामीटर्स पूरे किए गए हैं तो बच पाएंगे इमरान खान। अदरवाइज अगर इसकी नीलामी बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का इसको बाकायदा तौर पे जो इसको पैरामीटर्स बनाए गए हैं, मुतवक्का फैसला कब तक है? ये इंशाल्लाह 16 जनवरी को आप देखिएगा, मैं उस दिन भी कोर्ट में मौजूद था और 16 जनवरी को भी कोर्ट में मौजूद होऊंगा। ये जहां तक मेरा ख्याल है कि इसको उसी दिन तक में ये फैसला आ जाना चाहिए। कैबिनेट डिवीजन और वजारत पार्लिमानिया अमूर से जो रिकॉर्ड तलब किया गया है वो किस खदशे के पेश नजर किया गया? वो इसको देखा जाएगा कि 1917 से लेके आज तक जितने भी तोहाइफ दिए गए हैं, पेश किए गए हैं, वो तोशाखाना में आया कि उसकी प्रॉपर चैनल थ्रू के इसको बुलाया गया है या कि नहीं बुलाया गया। और अगर मामला खराब होते हैं, वहां पर आसिफ जरदारी साहब के भी निकल आते हैं, नवाज शरीफ साहब के भी निकल आते हैं, तो फिर ये एक ही कश्ती के सवार होंगे तमाम। जी जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मलिक अफजाल अली साहब आपका सर, मुख्तसर वक्त के लिए हमें जो है वक्त देने का और इसके ऊपर हमारे प्रॉपर सवाल के जवाब देने का बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह फिर किसी दिन इसी मौजू के ऊपर या जो भी कानूनी मौजूद होते हैं आप जैसे लोगों की हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है। नाज़रीन आपने तमाम गुफ्तगू सुनी, मलिक अफजाल अली साहब माहिर कानून हैं, वो मौका पर भी मौजूद थे और मजीद 16 जनवरी को जहाँ पर यह फैसला सुनाया जाना है तब वहाँ पर भी मौजूद होंगे। उनका एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि जनाब ये कैबिनेट डिवीजन से और वजारत पार्लिमानी अमूर से जो रिकॉर्ड तलब करवाया गया है तो ये तमाम साबिक हुक्मरानों के लिए करवाया गया है। अगर वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेंगे तो तमाम हुक्मरान या जो भी लीडरान हैं एक ही कश्ती के मुसाफिर होंगे, वो सिर्फ इमरान खान साहब नहीं होंगे। और ये इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन भी बनती है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अपनी एक राय ज़रूर देकर सुप्रीम कोर्ट के पास मूव कर सकता है, लेकिन असल इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो किसी को नाअहल करती है या नहीं करती। नाज़रीन तमाम गुफ्तगू आपके सामने है, पाकिस्तान की सियासत, इकॉनमी, तमाम चीज़ों के ऊपर आपकी जो है आपकी हमने गोशगुजार की ताकि अवाम भी फैसला करे कौन पाकिस्तान के हक में सही चल रहा है, पाकिस्तान की सूरत हाल में क्या है। आप बहुत शुक्रिया नाज़रीन, दोबारा किसी मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर। अस्सलाम वालेकुम।